हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 3 यानी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंटरेस्ट रेट और लोन्स के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट और लोन्स में इंटरनल बेंचमार्क इनिशियली यूज होता था जिसे बोलते थे पीएलआर, ठीक है। उसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया बेस रेट सिस्टम से और बाद में आ गया एमसीएलआर जो कि लेटेस्ट है, जिसका मतलब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। आरबीआई ने दीपक मोहंती जी जो चेयरमैन के अंतर्गत एक सिस्टम लाया था, वर्किंग ग्रुप बनाया था जिसका नाम था बीपीएलआर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नया सिस्टम आया बेस रेट सिस्टम जिसने बीपीएलआर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। कब? 1 जुलाई 2010 से। उसके बाद दिसंबर 2015 में आरबीआई ने फिर से सिस्टम्स को रिव्यू किया और अब की वो क्या लेकर के एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो लेटेस्ट क्या है? एमसीएलआर, ये ध्यान रखिएगा। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो गो थ्रू डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो मतलब फिक्स रेट लोन जो होता है, उसका टेनर जनरली 3 साल या उससे कम का भी हो सकता है। और जो बेंचमार्क रेट होता है वो सिमिलर टेनर के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। 3 साल से ऊपर का होना चाहिए, ये बताया गया है। एमसीएलआर के लिए बेसिक नॉर्म्स बताए गए हैं कि ऑल फ्लोटिंग रेट रुपी लोन सैंक्शनड एंड रिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 आर प्राइस्ड इन रेफरेंस टू एमसीएलआर। मतलब 1 अप्रैल 2016 के बाद से जो भी लोन हुए हैं, चाहे फ्लोटिंग पे हो चाहे कोई भी हो, तो उन पे एमसीएलआर रेट काउंट होता है। फिक्स की तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं, हम फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। एमसीएलआर में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं? जो कॉस्ट के जो फंड्स होते हैं उनकी मार्जिनल कॉस्ट, जो निगेटिव कैरी ऑन सीसीआर होता है वो, मतलब कि सीआरआर, सॉरी सीआरआर का क्या मतलब है? जो 4% का नहीं, वो 4% सीआरआर एसएलआर होता है ना, जो बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो उसकी वजह से क्या है, बैंक तो उस पर ब्याज दे रहा है ना कस्टमर को, सेविंग बैंक वाले पे या करंट बैंक वाले, और लेकिन उसको तो मिल नहीं रहा है बैंक को, और बैंक उस पर ब्याज पा तो रहा नहीं है, मतलब दे रहा है लेकिन उसको एज ए लोन लेंड तो कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए उस पर भी जो निगेटिव कैरी है वो भी काउंट होता है। जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट है बैंक की वो, और जो टेन्योर प्रीमियम, मतलब कितने साल के लिए आप लोन प्रोवाइड करो, कितना टेन्योर है, वो प्रीमियम, वो चीज़ सारी चीज़ें मिला करके जो कॉस्ट निकलती है उसको एमसीएलआर बोलते हैं। बैंक्स को अपना कम से कम 5 तरह के एमसीएलआर पब्लिश करने होते हैं, ये कंडीशन है आरबीआई की। 5 तरह के एमसीएलआर कौन कौन से होते हैं? पहला है ओवरनाइट एमसीएलआर, 1 मंथ एमसीएलआर, 3 मंथ एमसीएलआर, 6 मंथ एमसीएलआर और 1 ईयर एमसीएलआर। ये 5 तरह के एमसीएलआर बैंक को कम से कम पब्लिश करने होते हैं। कुछ एग्जेम्पशंस कहे गए हैं बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट में, कि जो भी लोन या स्कीम्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कवर होती हैं वो इसमें से एग्जेम्प्टेड हैं। और इसके अलावा कोई भी अगर रेक्टिफिकेशन या रीस्ट्रक्चरिंग का कोई पैकेज है, यानी कोई लोन हो रहा है, तो उसमें भी ये जो एग्जेम्पशन है उसको दिया गया है इस सिस्टम से, इस एमसीएलआर, ठीक है। अगर कोई भी लोन किसी रीफाइनेंस स्कीम में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चालू की गई है उसमें दिए जा रहे हैं, तो उसको भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकती है कि भाई आपको इस पर ब्याज 11% से ऊपर नहीं लेना, या 6% से ऊपर लेना, या 2% से ऊपर लेना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है। ऐसे भी रिसेंटली एक स्कीम आई सीएम, उसमें तो गवर्नमेंट कह रही है कि 0% इंटरेस्ट रहेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। नॉट दैट कि बैंक्स को नहीं मिलेगा, बैंक को मिलेगा बट कस्टमर को नहीं देना है। फिर अगला है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट्स। सितंबर 2019 में आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन इशू किया किससे रिलेटेड? एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट सिस्टम। तो जो भी नए फ्लोटिंग रेट थे, चाहे पर्सनल हो चाहे रिटेल लोन हो, हाउसिंग, ऑटो, कुछ भी हो, उसमें क्या किया गया, उसमें बैंक्स में माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के ऊपर 1 अक्टूबर 2019 से इसको अप्लाई किया। और ये कहा कि फ्लोटिंग रेट लोन्स जो होंगे मीडियम इंटरप्राइज के, उसके लिए 1 अप्रैल 2020 डेडलाइन रखी गई, ठीक है। तो माइक्रो और स्मॉल के लिए कहा गया 1 अक्टूबर 2019, और जो मीडियम इंटरप्राइज है उनके लिए 1 अप्रैल 2020 के लिए रेट किया गया। इसमें बेंचमार्क में क्या क्या चीज़ें आई थी? इसमें 2 चीज़ें बताई गई। एक तो आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 महीने का ट्रेजरी बिल का यील्ड होता है, वो कौन पब्लिश करेगा? एफबीआईएल यानी फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और दूसरा कहा गया 6 मंथ ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 6 महीने के ट्रेजरी बिल है जिसका यील्ड पब्लिश करेगा कौन? एफबीआईएल यानी कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये 2 तरह की चीज़ें इसमें की गई हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट से क्या क्या होता है? क्रेडिट मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें लोन का अप्रेजल, यानी कि ऐसे कितना लोन को देना है कि नहीं देना है, उस चीज़ को अप्रेज करना, और उसकी सैंक्शनिंग, और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग और रिकवरी। ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट एक्सपोजर की। जो भी एक्सपोजर होता है क्रेडिट का, उसके लिए कहा गया है कि वो जो सम होता है टोटल एक्सपोजर वैल्यू, वो देखी जाती है कि सिंगल काउंटर पार्टी के ऊपर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर है, उसने आपसे कार लोन ले रखा है, उसने आपसे हाउस लोन ले रखा है, फिर उसने आपसे गोल्ड लोन भी ले लिया, फिर उसने आपसे पर्सनल लोन भी ले लिया, फिर उसने मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू किया प्रोप्राइटर में, उसके लिए भी आपसे लोन ले लिया। तो भाई एक कस्टमर ने आपने दिया था, पहले 2 लाख दिया, 5 लाख दिया, फिर किसी का 10 लाख दिया, फिर कोई सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी लोन ले लिया। तो कुल मिला के आपको ये देखना है
कि ओवरऑल कस्टमर के ऊपर कितना एक्सपोजर है, ठीक है। वो कस्टमर इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये कहा गया कि ओवरऑल एक्सपोजर कितना रखना है वो बताया गया। तो सबसे पहली बात यह है कि सिंगल काउंटर पार्टी एक्सपोजर दो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस बैंक के कैपिटल बेस से। पहली बात ये नहीं जो विजय माल्या साथ हुआ ना, कि मतलब विजय माल्या को ही 50% लोन दे दिया, उसके बाद बैंक डूब गया क्योंकि विजय माल्या डूब गए, ये मतलब है इसका कहने का, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये, दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो ओवरऑल मान लीजिए ग्रुप है, कोई ग्रुप से मतलब क्या है कि एक तरह की चीज़ें जो कर रहे हैं काम, ठीक है, आप उनको दे रहे हैं, तो उसमें 25% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए अपने टोटल कैपिटल बेस का, ये कहा गया है। फिर उसके बाद कहा गया कोई एनबीएफसी जो कि गोल्ड लोन कंपनी नहीं है, गोल्ड लोन के अलावा कोई दूसरी एनबीएफसी जो है उस पर टोटल कितना परसेंट, मैक्स टू मैक्स 20% का, उसमें भी एक्सपोजर लिमिट 20% पर रोकी गई है। उसके बाद कहा गया कोई ऐसा ग्रुप जो कनेक्टेड, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी, जो एनबीएफसी आपस में दूसरे कनेक्ट है, उसमें कितना कहा गया, उसमें 20 से बढ़ा के 25% कर दिया, बट किसका, टोटल कैपिटल बेस का नहीं है, टियर 1 कैपिटल का, ठीक है। उसके बाद कहा है कि बैंक के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज होना चाहिए कि जो भी रिस्क फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर की वजह से क्लाइंट से आ रहे हैं उसमें जो वैल्यू है वो $10 मिलियन से ज़्यादा का रिस्क नहीं कवर करेगा बैंक। ये बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना कंपलसरी कि मैक्स टू मैक्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर जो है वो $10 मिलियन से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। बैंक को एक कॉम्प्रिहेंसिव और प्रूडेंशियल नॉर्म्स बनानी पड़ेंगी जिससे टोटल अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट लोन में कितना देना है, सिंगल या ग्रुप एक्सपोजर कितना रखना है, इसके लिए बैंक अपनी खुद की पॉलिसी, बोर्ड जो है पॉलिसी बना सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट वगैरह में बहुत अप डाउन होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं कर सकते हैं। एक्सपोजर टू लीजिंग हायरिंग परचेज के लिए कहा गया कोई फैक्टरिंग सर्विस अगर बैंक दे रहा है, लीजिंग हायर परचेज काम कर रहा है, तो उसमें मैक्स टू मैक्स कितना, टोटल एडवांसेस का 10% मैक्सिमम एक्सपोजर उसमें अलाउ है। उससे ज़्यादा आपने 100 रुपये अगर बांट रखा है तो उससे केवल 10 रुपये आप लीज हायर परचेज दे सकते हो, बाकी नहीं दे सकते हो लोन में, ठीक है। एक्सपोजर टू इंडियन जॉइंट वेंचर्स के लिए कहा गया है कि मैक्स टू मैक्स अगर कोई इंडियन जॉइंट वेंचर से होली ओन्ड सब्सिडीज इंडिया के बाहर है, ओवरसीज हैं, या उनकी कोई सब्सिडीज जो कि इंडियन कॉर्पोरेट की हैं वो हैं, तो उसमें मैक्सिमम कितना है, उसमें मैक्सिमम 20% हो सकता है कैपिटल फंड का, मतलब टियर 1 और टियर 2 कैपिटल मिला के उसका मैक्सिमम 20% एक्सपोजर अलाउड है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्या है, क्रेडिट ऑडिट के लिए बताया गया है। क्रेडिट ऑडिट क्या है, क्रेडिट ऑडिट का मतलब यह है बेसिकली जो भी एक्सटेंड गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू सैंक्शंस या पोस्ट सैंक्शंस उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो क्रेडिट ऑडिट में बेसिकली देखा जाता है कि ओवरऑल जो बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। रिव्यू जो सैंक्शन का प्रोसेस है, वो जो रिव्यू प्रोसेस है वो कैसा है, मतलब जो लोन्स रिव्यू किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम, 1 साल या 3 साल में जैसे भी हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को पिकअप किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। भाई आप देख रहे हो कि पहले कोई कस्टमर था वो डेली या हर हफ्ते या हर महीने पैसा आके जमा कर रहा था, फिर अपना यूटिलाइज कर रहा था या ट्रांसफर कर रहा था। अब आप देख रहे हो पिछले 6 महीने से वो आ ही नहीं रहा आपके बैंक, बिल्कुल उसने दर्शन ही देना बंद कर दिया। तो ये सब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में, या आपको मार्केट से खबर मिल रही है कि भाई ये तो डूबने वाले हैं भाई साहब, ऐसा कुछ भी, ठीक है। या उसमें जो पेमेंट्स आते थे उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई पहले से उन अकाउंट्स में, ठीक है। ये सब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं। फिर रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शन, मतलब कि कोई भी अगर अर्ली वार्निंग सिग्नल है तो उसमें आप क्या करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, ये सब भी क्रेडिट मैनेजमेंट का ही पार्ट है, सॉरी क्रेडिट ऑडिट का ही पार्ट है। फंक्शन ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट, क्या क्या डिपार्ट इस क्रेडिट ऑडिट जो क्रेडिट मतलब जो लोन का काम है उसका ऑडिट जो कर रहा है उस डिपार्टमेंट के क्या क्या काम है, वो क्रेडिट ऑडिट संबंधित जो भी फाइंडिंग्स होंगी उनको बताना उस डिपार्टमेंट को, उनको रेक्टिफाई करवाना, उनको सही करवाना, और साथ ही साथ कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ के साथ फॉलो अप भी करना। स्कोप एंड कवरेज में क्या है, पोर्टफोलियो मतलब ओवरऑल बैंक का क्या पोर्टफोलियो, किस तरह कितने लोन बांट रखे, एमएसएमई में कितने, रिटेल में कितने, हाउसिंग में कितने, वो सब इसमें उस पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, लोन्स को रिव्यू करना, कोई भी अगर एक्शन किसी रिव्यू करने में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें एक्शन लेना, और फ्रीक्वेंसी रिव्यू कि कितने कितने टाइम गैप पे रिव्यू करना है, वो सब चीज़ें ये सब इसका पार्ट होते हैं। बिफोर अब इसके हम लोग क्रेडिट मॉनिटरिंग करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियो।